नमस्कार, मैं हूं कुमार कुणाल धीरज और आपका स्वागत है लोकतंत्र में। हरियाणा में जहां नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं, तो वहीं सियासी दलों के नेताओं की दिल की धड़कन भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में सस्पेंस के साथ साथ असंतोष भी है। कांग्रेस की बात करें तो सीएम पद के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा अड़े हुए हैं। हुड्डा तो दिल्ली में डेरा भी डाल चुके हैं। हुड्डा ने मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कहा है कि न टायर्ड हूं और न रिटायर्ड हुआ हूं। मुख्यमंत्री पद के तीनों प्रमुख दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपने अपने समर्थकों को एकजुट रखते हुए रणनीति बना रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त के अनुमानों के बाद पार्टी में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। रविवार को हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 8 अक्टूबर को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेंगे ईवीएम है खराब। बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सत्ता से बहुत दूर है, क्योंकि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 46 सीटें चाहिए। यही वह मैजिक नंबर है। वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है और आज हम इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो आखिरकार एग्जिट पोल में जो बात निकलकर सामने आई है, उसने तो बीजेपी को बैकफुट में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन यह राजनीति है और कोई भी पार्टी अपनी दावेदारी तब तक नहीं छोड़ती जब तक नतीजे नहीं आते हैं। ऐसे में बीजेपी भी कह रही है कि हम अपने सरकार बनाएंगे। उनका फॉर्मूला क्या कहता है? उनका फॉर्मूला तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो इस फिराक में भी हैं कि किसी तरह जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, यदि उनके पास समर्थन करने की शक्ति आती है और यदि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वह सटीक नहीं होते हैं या उससे कमतर होते हैं, तो फिर बीजेपी उसके लिए अपनी संभावनाएं तलाश रही है और दावा कर रही है सरकार बनाएंगे। हालांकि यदि एग्जिट पोल के अनुसार हम चलते हैं, मैं कह देता हूं एक बात साफ तौर पर कि एग्जिट पोल कोई नतीजे नहीं है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जब एग्जिट पोल में जो भी फिगर्स दिखाए जाते हैं उसके अनुमान से या उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि एग्जिट पोल अभी कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिखा रहा है, इसीलिए हम यह बात कर रहे हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कि आखिर हरियाणा में किसका राज होगा, आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रामराजी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंश वत्स साहब बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं और प्रदीप नरूला साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत रामराजी शर्मा साहब जी आप ही के पास से करेंगे। आप तीनों मेहमान का बहरहाल बहुत स्वागत है। शर्मा साहब, ये जो एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये एक्चुअल नतीजे नहीं हैं। लेकिन यदि एग्जिट पोल के निष्कर्ष पर हम चले तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई है। और यदि ऐसा होता है तो बतौर भारतीय जनता पार्टी ये कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या कुछ उसके कारण होंगे, या फिर आप इस संभावना को ही नकार रहे हैं? शर्मा साहब देखो, ये जो नतीजे हैं, ये जो आप एग्जिट पोल के जो रुझान हैं, परिणाम इनके बिल्कुल विपरीत आएंगे। हमारा प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन पर आशा ही पूर्ण विश्वास भी है कि जिस तरह से उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप पर उनको आशीर्वाद दिया, उनको कुर्सी पर बैठाया प्रधानमंत्री के रूप में, ऐसे ही हरियाणा में भी बहुत ही लोकप्रिय युवाओं के हृदय सम्राट मिलनसार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उनको भी दोबारा आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाएंगे और तीसरी बार हमारी सरकार आएगी।
गजब का कॉन्फिडेंस है लेकिन शर्मा साहब आपका, इसका तो दाद देते हैं। अब लोकसभा चुनाव की आपने चर्चा कर दी है, तो लोकसभा चुनाव में भी जो एग्जिट पोल आए थे ना, वो अनुमान से अनुरूप नहीं थे, उलट ही थे। हालांकि मोदी साहब ने सरकार बना लिया, इस बार भी आप एग्जिट पोल को नकार रहे हैं, लेकिन संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। ये भी बता दीजिए कि यदि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप अकेले सरकार बना रहे हैं, तो फिर नायब सिंह सैनी साहब को क्यों कहना पड़ता है कि जो भी कुछ छोटी पार्टियां होंगी उनको भी साथ ले लेंगे जरूरत पड़ी तो? ये संशय क्यों? देखो ऐसा है, उन्होंने क्या कहा, ये भी जरूरत पड़ी तो। हाँ, आप कहा ना, हाँ, ये तो कल बताएगा, ये तो जनता का रुझान बताएगा, ये तो जनता का आशीर्वाद बताएगा। मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, ओके। जरूरत पड़ी तो वो तो इन फ्यूचर है। ओके, अंशवत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। अंशवत साहब, आपका तो दिल गार्डन गार्डन होगा। हाँ, स्वागत है आपका, बहुत दिल आपका गार्डन गार्डन होगा, क्योंकि 10 साल बीजेपी वहां पर सरकार में रही और अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री खैर सैनी साहब ही हैं, लेकिन 2005 से 2014 कांग्रेस शासन में रही, 10 साल का वनवास हुआ और अब एक बार फिर से सत्ता पलटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो मोमेंटम आपको लोकसभा चुनाव के दौरान मिला वह मोमेंटम लगातार जारी है और उसी का फलाफल विधानसभा चुनावों में भी नजर आ रहा है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, और मेरे जो को पैनलिस्ट है उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, असल बात ये है कि भाजपा जो ये सोच रही थी कि ये चुनाव जिस प्रकार से उन्होंने पूरा चुनाव जनता के मुद्दे पे बात नहीं की, उन्होंने बात नहीं की कि वो किस प्रकार से 10 साल से उन्होंने जनता पर क्या क्या उन्होंने काम किया, उस चीज को बताने की बजाय वो किस चीज से जा रहे थे, उनका पूरा नैरेटिव जो था वो दलित विरोधी कांग्रेस से था। अब हुआ ये, स्थिति ये हुई कि शैलजा जी तो गई नहीं बीजेपी में और उनके खुद के जो सबसे बड़े हरियाणा के दलित चेहरा थे अशोक तंवर जी, वो कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए हैं। तो उनका ये जो मुद्दा था ये तो वही धाराशायी हो गया और जिस प्रकार से उनकी पूरी चुनाव की नीति थी उसे इसी मुद्दे पे केंद्रित थी। इससे ये पता चला कि युवाओं के लिए क्या देने वाले हैं। जैसे ही अशोक तंवर जी आ गए, युवा अपने आप को सहज महसूस करने लगे कि उनके लिए तो कुछ दिया नहीं था उन्होंने, तब उनका आगे का क्या प्लान होगा, वो इस चीज को आगे रख नहीं पा रहे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी जो थी अपने 7 वायदों में युवाओं को 2 लाख सरकारी रोजगार भरने की बात करी थी, महिलाओं को हम महंगाई से राहत की बात कर रहे थे, हम किसानों के लिए कर्ज माफी की बात कर रहे थे, हम गरीबी को हटाने के लिए हम 100 गज के मुफ्त के प्लॉट की योजना की बात कर रहे थे, हम जो है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपको स्वास्थ्य अधिकार हम देंगे 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा पे। बीजेपी ने क्या नैरेटिव दिया? आज भी अगर आपको 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी अगर आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप 2 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, अर्थात आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी अव्वल है। अगर आप 10 साल के शासनकाल के बाद ये कह रहे हैं कि आप महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, आप महिलाओं को कह रहे हैं कि आप 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, अर्थात आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि आपने 10 साल में हरियाणा प्रदेश में और इस देश में आपने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि अगर आप महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर और 2100 रुपया ना दो तो वो अपना घर नहीं चला सकती हैं। ठीक है, चलिए, मुद्दों की बात तो आपने, मुद्दों की बात वत्स साहब, मुद्दों की बात तो आपने कर दी, आपने जो वादे किए थे उनको भी गिना दिया, बीजेपी ने क्या किया वो भी आपने कह दिया। एग्जिट पोल में जो रुझान आ रहे हैं आपके पक्ष में जा रहे हैं, बेशक आप सरकार बनाते हुए उसके मुताबिक नजर आ रहे हैं। अब जब बात इतनी दूर तलक निकल ही गई है तो एक कदम आगे बढ़ाइए, यह भी बता दीजिए कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ये फैसला जो है मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकता हूँ, ना ही कि कोई भी यहाँ पे ऐसे टीवी पे बैठ के नहीं कर सकता है। ये जो फैसला होता है ये विधायक दल की मीटिंग से तय की जाती है और उसके बाद जो है जो सभी विधायकों के रजामंदी होती है उसके बाद जो है ये फैसला किया जाता है और उसके बाद ये तय किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बैठ के यहाँ पे हम थोड़ी ना बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, तो हुड्डा साहब तो ऑलरेडी दिल्ली कूच कर चुके हैं, तो एक मैसेज देने की प्रयास जारी है क्या कि अगला संभावित उम्मीदवार या अगला चेहरा हुड्डा साहब ही होंगे, वरीयता को भी देखते हुए? मैंने आपको कहा ना, ये जो फैसला है ये हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी ना कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक, विधायक 8 तारीख की जो है जो नतीजे आएंगे उसके बाद जो विधायक चयनित होंगे उसके बाद एक प्रक्रिया होती है। अच्छा। लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं। हाँ। लेकिन आज जिस प्रकार से
बाकी पार्टियों में भी तो सिर्फ डबल चल रही है। भाजपा में आज क्या है, अनिल विज जी तो जिस दिन वोट डाल के आ रहे थे उसी समय उन्होंने कह दिया था कि अगली मीटिंग हम सीएम हाउस में करेंगे। तो उनके वहां पे तो अभी भी वहां पे सिर्फ डबल चल रही है। हमारे यहाँ पे तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा। हाँ। सारी रैलीज में सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आखिरकार आप अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। या तो आलाकमान तय करेगा या फिर विधायक दल की मीटिंग के बाद ही तय होगा। ये तो खैर लेट डाउन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं ही, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नरूला साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। नरूला साहब, हम हरियाणा के मुद्दे पर काफी दिनों से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब जो एग्जिट पोल में रुझान आए हैं, यदि वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ऊंट कांग्रेस की करवट में बैठ रहा है। ऐसे में जिस डिस्कशन को हम लोग बहुत पहले से लगातार कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, और आपने भी जैसा लगातार चर्चा किया है कि कांग्रेस ने होमवर्क किया और ग्राउंड पर उसकी स्थिति मजबूत दिख रही है, क्या आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल के रुझान है वही नतीजे होंगे? देखिए, मैं एग्जिट पोल में रुझानों की जो बात चल रही है उस पे तो मोहर नहीं लगा रहा, लेकिन ये बात ठीक है कि कांग्रेस सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस, क्योंकि ग्राउंड में भी जो स्थिति थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि कांग्रेस एज लिए हुए है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। अच्छा, तो नरूला साहब, एक ये जो तीन संभावित चेहरे कांग्रेस की तरफ से उभर कर आ रहे हैं, जिसपे हम चर्चा भी कर रहे हैं, एक तो सबसे लीडिंग फ्रंट रनर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है, दिल्ली पहुंच गए। दूसरी कुमारी शैलजा, जिनके नाम को लेकर और बहुत सस्पेंस भी रहा और क्या कुछ गतिविधियां हुई आप भी जानते हैं। और तीसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये तीनों अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या चुनौतीपूर्ण होगा कांग्रेस आला कमान के लिए भी एक सॉल्यूशन निकालना? कुणाल जी, अगर तो एक प्रोसेस जो पार्टियां अपनाती हैं, चाहे वो दिखावे के लिए अपना रही हो कि विधायक दल की मीटिंग बुलाना और विधायक एक नाम तय करें और वो आला कमान को बता दें और आला कमान डिसाइड करे, तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस हुआ तो निस्संदेह कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि नरूला साहब, गौर करने वाली बात यह भी है क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, न टायर्ड हूँ न रिटायर्ड हुआ। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल वो शुरू से कह रहे हैं ये बात। हाँ। मैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आला कमान की ही चली, देखिए उस पर वो डिपेंड करता है कि कांग्रेस के कितने एमएलए बनते हैं, कितनी संख्या आती है, वो संख्या बल पे भी डिपेंड करता है। अगर संख्या बल बहुमत के आसपास है तो आला कमान मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिस्क लेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करने का, या वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर संख्या बल 2/3 बहुमत हुआ तो फिर गेंद आला कमान के पाले में होगी, वो चाहे जैसा डिसीजन करे। ओके नरूला साहब। रामराजी शर्मा साहब, आपको लगता है, या अगर इस संभावना को मान लिया जाए कि चलिए जो एग्जिट पोल के रुझान है वही नतीजे हैं, तो फिर क्या आप इस बात को, क्योंकि कल के बाद फिर चर्चा करना ही होगा ना सर, नतीजे तो हमें स्वीकार करने ही होंगे जो भी आए, यदि एक बात को समझा जाए कि कहीं न कहीं बीजेपी सत्ता से बाहर होती है, तो क्या आप बता सकते हैं अभी कि वैसे कौन से प्रमुख कारण होंगे जिसके चलते इस बार जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया? देखो, हम सत्ता से बाहर नहीं है। हाँ, कल भगवान की कृपा से, हनुमान जी की विशेष कृपा से, कल मंगलवार है तो बजरंग बाबा की कृपा रहेगी, तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे और नायब सिंह सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, तो अनिल विज साहब वगैरह जो सब रूठे हुए हैं सब मान जाएंगे ना? नहीं, सब मान जाएंगे। और ये अगर मगर तो कल के बाद होगा। ये जब रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट बताएंगे कौन कितने पानी में है, जनता ने किसको कितना आशीर्वाद दिया है। तो सर, ग्राउंड पे तो वॉलंटियर्स आपको कुछ फीडबैक दे ही रहे होंगे ना अभी मौजूदा स्थिति में? कितनी सीटें ला रहे हैं आप, यही बता दीजिए। ऐसा है, 50 से 52 सीटें आ रही हैं और हमारा चारों तरफ से हमने पूरे हरियाणा से हमने बात की है। हरियाणा से इस तरह से रिपोर्ट मिली है, लगभग 50-52 सीट के आसपास में हमारी आ रही। चलिए, 50-52 सीट का आप दावा ठोक रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो मतलब आपको 20 से 25 ही दिखा रहे हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा। आप उससे डबल की बात कर रहे हैं, डबल से भी इनफैक्ट ज्यादा। वाह सर, इस बात के लिए तो मानना पड़ेगा कि आप अभी तक बैटिंग करना छोड़े नहीं हैं। अब कल विकेट गिरता है या हिट विकेट हो जाते हैं ये देखेंगे। व्हाट्सएप बीजेपी का हाँ, बोलिए।
छत्तीसगढ़ में एग्जैक्ट पोल ने क्या रिपोर्ट दी थी, हाँ मध्य प्रदेश में क्या दी थी, राजस्थान में क्या दी थी, हाँ और लोकसभा चुनाव में क्या दी थी, आप वही देख लेना। हाँ पता है सर। और फिर बिहार विधानसभा का चुनाव भी कौन भूल सकता है 2015 का, वो भी ध्यान में रखने वाली बात होगी। अंशवत साहब, बीजेपी का कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है, क्या आपको लगता है इसका कारण है, और क्या आप यह मानते हैं कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ तथ्य है, या फिर ये दिन में जिसे बोलते हैं ख्वाब देखना वही है? नहीं, ये तो दिन में जो ख्वाब देखने की बात है वही है। अब इनके कॉन्फिडेंस की मैं क्या कहूँ, मोदी जी ने तो कहा था कि अब की बार ट्रम्प की सरकार, क्या हुआ, ट्रम्प जी आ गए, सबको पता है ना असलियत क्या है। तो उनके कॉन्फिडेंस से तो कोई यहाँ पे बात करने का मसला ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है, उठना चाहिए कि जब ये कल उनकी हार होगी तो हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? मोदी जी पे, क्योंकि जब जीतते हैं तो सीधा सबसे पहले देवतुल्य मोदी जी बना देते हैं, जैसे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो मोदी जी को सबसे ज्यादा अच्छा बता देते हैं। तो जब हार होगी तो किसकी हार है? मोदी जी की हार है कि किसकी हार है? सैनी जी की हार मानी जाएगी? ये भी बड़ा सवाल। या अनिल विज जी पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा? और दूसरी बात जो यहाँ पे ग्राउंड की बात आ रही है, आप बताइए आज असलियत क्या है ग्राउंड पे भाजपा की? किसान इनको किस जो है कैसे वोट दे सकते हैं? जिस किसान को पता है कि वो जब दिल्ली अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जब दिल्ली जा रहे थे तो उनको किस प्रकार से लाठी डंडे चलवाए गए थे, कैसे उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, उनको क्या किसान भूल गए कि जिस पुलिस अफसर ने ये कहा था किसानों पे लाठी डंडे चलवाने का ऑर्डर दिया था, भाजपा ने उसका प्रमोशन कर दिया था, तो किसान क्या ये बात भूलेंगे? युवा किस बात को भूलेंगे कि आज उनको पता है कि 30 से ज्यादा पेपर लीक हरियाणा प्रदेश में हुए, जिस युवा को पता है कि नीट का पेपर उसने दिया था, उसका एक सेंटर झज्जर में भी था, और जहां पे वो मैनेजमेंट था स्कूल का, वो भाजपा के कार्यकर्ता निकले थे, तो क्या इस बात को युवा भूलेगा? क्या इस बात को गरीब भूलेगा, जिसको पता है कि परिवार पहचान पत्र में पोर्टल की समस्या में किस प्रकार से गरीबों को उलझाया गया था? क्या महिलाएं इस बात भूलेंगी कि किस प्रकार से आज 10 साल आपने उनको 1100 रुपए का सिलेंडर दिया, और जब आपको सरकार बनाने की जरूरत फिर से पड़ी और आपको लग रहा है कि आपको 10 सीटें भी पाने के भी लाले पड़ रहे हैं, तो उस बीच में आप उनको 500 रुपए का सिलेंडर की आप उनको घोषणा कर रहे हो, तो ठीक है। तो महंगाई को भूल जाएंगे। हाँ वत्स साहब, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो जनता की बात बीजेपी करती रही वही जनता उससे दूर हो गई और असल मुद्दे गौण हो गए? असल मुद्दे जैसे मैंने आपको बताया, हाँ आपने बताया, जो ये जो चुनाव है हरियाणा का, ये जो है कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुद्दों पे लड़ा है। हमने बात की है कि किस प्रकार से भाजपा ने हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की बात की। आपने देखा होगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जब भी हरियाणा में आए, उन्होंने बात की कि किस प्रकार से बेरोजगारी के कारण हरियाणा की युवा डंकी रूट से जो है विदेश जाने में मजबूर है। उन्होंने बार बार बात की कि किस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश जो है वो ड्रग्स की चपेट में आया हुआ है। पंजाब जैसे प्रदेश को भी हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार से आज हरियाणा में ड्रग्स की जो है पूरा फैल चुका है ड्रग्स। ठीक है, तो इस चीज को हमने मुद्दे पे बात की। भाजपा किस पे बात कर रही थी? सिर्फ दलित विरोधी अन्य ऐसे मुद्दों को भटकाने की बात कर रही थी, जो कि इनका नैरेटिव चला नहीं। ओके, प्रदीप नरूला साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आ गई है। मतलब कि आप तो देख ही रहे हैं, रामराजी शर्मा साहब अब हैं भी तो प्रवक्ता बीजेपी के, अगर मान लीजिए मैच लूज होता हुआ भी दिखेंगे तो आखिरी बॉल तक खेलना तो नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए उनकी बात को भी हम समझते हैं, अब एग्जिट ही पोल है, कोई नतीजे थोड़ी ना है। लेकिन इसके पीछे दो और चीज सामने आ रही है। यदि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हो गया तो आम आदमी पार्टी कहां गई, जेजेपी कहां गई, बीएसपी कहां गई, आईएनएलडी कहां गई? क्या ये जो बड़े बड़े दमखम भरे जा रहे थे ये सब फिसड्डी साबित हो गए? क्योंकि एग्जिट पोल में तो इनके खाते में कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं, ग्राउंड में भी इनके खाते में कुछ नहीं है। ओके, ये बात सही है। हाँ। ये हरियाणा में जो सीधी फाइट थी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से थी, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी। और देखिए, अगर दूसरी पार्टी कोई खड़ी हो जाती मजबूती से तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। ये कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में इसीलिए है कि निस्संदेह ये फाइट आमने सामने की है। अगर कोई तीसरा प्लेयर सामने होता तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती। नहीं, लेकिन नरूला साहब प्लेयर्स तो थे, लेकिन वो प्लेयर्स इफेक्टिव नहीं मजबूती से। मैंने यही कहा कि वो प्लेयर कोई मजबूती से खड़ा होता तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। ये 1 to 1 था, दोनों आमने सामने थे, और आमने सामने की लड़ाई में जो शुरू से ही था। हालांकि बीजेपी ने
चुनाव के दिनों में थोड़ा बहुत रिकवर किया। पहले शुरुआत में तो कांग्रेस बहुत ज्यादा एज ली हुई थी। तो मेरा मानना ये है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस में कंफर्टेबली जो दिख रहा है, हालांकि अब तो सबका भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है, बिल्कुल, और कांग्रेस कंफर्टेबली ये सरकार बनाने की पोजीशन में आ रही है। मेरा मानना, अपना व्यक्तिगत मानना ये है। हाँ ठीक है, वो तो कल तो हाँ बिल्कुल नरूला साहब, कल तो वो चीज क्लियर हो ही जाएगा। और इससे देखिए कुणाल जी, मैं एक चीज और बताऊं आपको। बिल्कुल कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की खूबसूरती है कि जब तक आखिरी मिनट में सारे फैसले नहीं आ जाएंगे, सारे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो घाशे पे हो, वो भी सरकार बना रहा होता है। और लास्ट में एक लाइन में सारा खत्म हो जाता है कि जनता का जो निर्णय था वो हम स्वीकार है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई, और कोई भी हथियार लास्ट बॉल तक नहीं डालता है। ऐसे में एक दूसरा सवाल भी इसमें फॉलो अप की तरफ नरूला साहब आता है कि तो फिर ये जो प्रचंड जीत कांग्रेस की तरफ से अभी दिखाई जा रही, मैं एग्जिट पोल जो बता रहा है कांग्रेस के लिए, इसमें कांग्रेस का कितना योगदान है, या फिर बीजेपी से जनता और वहां के लोग इतने ज्यादा मतलब एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और त्रस्त हो गए, कांग्रेस को ऐसी एडवांटेज मिल गया? देखो मैं आपको बताऊं, इसमें कांग्रेस का कुछ ऐसा नहीं है, जो पार्टी जीतती है उसका कुछ न कुछ तो योगदान होता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का पूरा योगदान। ओके, चलिए। उनकी कार्यशैली और उनके जो जिस तरह की उन्होंने कार्यशैली थी, जिस तरह से लोगों को कई चीजों में उलझा दिया, चाहे वो एकदम डिजिटल करने का मामला हो या सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल का मामला हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या यही वह वजह थी जिसके चलते कहीं वो 10 महीने पहले उन्हें केंद्र के लिए नहीं चुन लिया गया, ताकि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए यह सोचना पड़े? जी बिल्कुल नरूला साहब, हाँ समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए। तो आखिरकार कल वो डिसाइडिंग फैक्टर सामने आएगा कि किसकी वजह से किसने हार खाई, किसे मात मिली, कौन सरताज बनकर उभरा। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। कल दी डे है, यानी वह दिन जिस दिन सबके भाग्य और किस्मत का फैसला हो जाएगा। और कल हम संभवतः यह चर्चा करेंगे कि किसने बाजी मार ली है। आज संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, कल नतीजों पर बात करेंगे। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।